नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। हम आज इसरो सीरीज के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं और आप लोगों को जैसा कि इंतजार था कि इसरो सीरीज में क्या-क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले तो मैंने ये सोचा था कि इसरो सीरीज को स्टार्ट करेंगे, इसरो के बारे में कुछ बताएंगे। इसके बाद में आप लोगों का स्पेस टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, वो भी मुझे याद आया। मैंने कहा नहीं साहब, स्पेस टेक्नोलॉजी तो करवाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी आपके हर एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में जो जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के अंदर अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को शुरू करने में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वो है अंतरिक्ष का। जब हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का क्या मतलब रह गया। हालांकि मैंने ये सोचा था कि जब आपको पीएसएलवी और जीएसएलवी से इंट्रोड्यूस करवा दिया है मैंने, तो इसके आगे सभी प्रकार के जितने भी प्रक्षेपण यान हैं उन सभी को पढ़ा दूं, सभी लॉन्चिंग व्हीकल्स को पढ़ा दूं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर मुझे याद आया कि नहीं नहीं यार, अभी अम्मी मुझे प्रक्षेपण ज्ञान पढ़ाने के लिए पहले अंतरिक्ष को पढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आओ सौर मंडल को जाने। देखें कि आखिर सौर मंडल क्या है, क्योंकि जब तक सौर मंडल समझ में नहीं आएगा तब तक हमें अंतरिक्ष समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं अपने सौर मंडल के बारे में और स्टार्टिंग करते हैं यहां से। आइए दोस्तों, ये है ब्रह्मांड और सौर मंडल, यानी यूनिवर्स और सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में आपको ये धधकती आग दिखाई दे रही होगी, ये और कुछ नहीं, ये हमारा सूर्य है, सन है। उसके बाद आता है बुध ग्रह, फिर आता है शुक्र, फिर आती है हमारी पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ठीक है, तो इसको बृहस्पति भी कहते हैं। ठीक है, बृहस्पति जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जुपिटर है, इसको जुपिटर कहते हैं। और शनि को सैटर्न कहते हैं ना, सैटर्न कहा जाता है। सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सौरमंडल एक परिचय। सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य के 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंडों को सम्मिलित किया जाता है। ये एक विशाल परिवार है जिसके मुखिया सूर्य है और स्वयं सूर्य एक क्या है, सितारा या तारा है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि सर आपने 8 उपग्रह ही बताए, आपने जो प्लूटो है उसको नहीं गिना। दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर, तो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर बात की जाए तो हम ये मानते हैं कि ये 8 ही ग्रह हैं जो स्टेबल यानी स्थायी तौर पर सौर मंडल में रहे हैं या रहते हैं। प्लूटो कई बार सौर मंडल से निकल जाता है, कई बार आ जाता है, इसीलिए हम ये मानते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो इन 8 ग्रहों की होती है हमारे सोलर सिस्टम में। अगर हम बात करें तो जब हम रात में आकाश की ओर देखते हैं तो हमें चमकते हुए पिंड दिखाई देते हैं। इन सभी को खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो यहां पर हमारी इस सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। कुछ उपग्रह हैं, कुछ धूमकेतु हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ उल्का पिंड हैं और कुछ खगोलीय पिंड जो हैं वो नजर आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे इन खगोलीय पिंडों के बारे में, तो इनमें कुछ स्टार हैं। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने हुए हैं और अपनी ऊष्मा और प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पिंड तारे कहलाते हैं। और सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। तो आप देखेंगे कि सूर्य भी क्या करता है, अपने अंदर की ऊष्मा को लगातार, प्रकाश को लगातार उत्सर्जित करता रहता है। और यही क्या है, पूरे हमारे सोलर सिस्टम को बनाने के लिए या बनने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड है जो कि पूरे सोलर सिस्टम को चलाने का काम करता है। इसी की गर्मी से पृथ्वी से या अन्य ग्रहों पर जो चीजें हैं वो स्टेबल हैं। इसी के प्रकाश से सभी 8 ग्रह प्रकाशमान हैं। तो यही जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें तो इसके कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आगे हम इनके बारे में और चर्चा विस्तृत तौर पर करने वाले हैं। अगर हम बात करें नक्षत्र मंडल के बारे में, तो नक्षत्र मंडल में रात के समय आकाश में तारों के विभिन्न समूह जो हैं उनके द्वारा बनाई गई विविध आकृति होती है, जिसको क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। देखिए, इसको सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। 7 स्टार हैं ये। यहां पर अगर हम देखें तो ये है दुबे, मेरेक, फेकड़ा, मैग्रेज,
अल्क्राउन, अल्कोर, मिजार, और फिर अंत में आता है हमारा ध्रुव तारा, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलारिस कहते हैं। तो ये सब क्या मिल रहे हैं साहब, इस प्रकार से एक जो है वो क्या बना रहे हैं, एक आकृति बना रहे हैं। आई बात समझ में, जिसमें हम देखते हैं कि ध्रुव तारा हमेशा कहां होता है, नॉर्थ की ओर होता है, उत्तर की तरफ होता है। और आपने देखा होगा कि रात को कई बार अगर कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाए तो उसको भी यही सलाह दी जाती है कि अगर आप किसी अनजान रास्ते पर हैं और आप रास्ता भटक जाएं या दिशा आप भटक जाएं, तो आप क्या करें, इस पोलरिस को देख लें, और पोलरिस को देखकर आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ कहां पर है, और फिर आप धीरे धीरे वहां पर, अगर आपको नॉर्थ पता चल गया तो उसके अपोजिट साउथ होगा, फिर वेस्ट और ईस्ट, इस तरह से आप दिशाओं के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक सप्तऋषि मंडल है। ठीक है, तो ये सप्तऋषि मंडल है, यहां पर 7 तारों का एक समूह जो है वो हमेशा घूमता रहता है। ठीक है, सप्तऋषि मंडल एक 7 तारों का समूह है, जो एक बड़े नक्षत्र मंडल जिसका नाम उर्सा मेजर या बिग बियर का एक हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है साहब, उर्सा मेयर का और बिग बियर का। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम में पाया जाने वाला एक तारा मंडल जिसको सप्तऋषि मंडल कहते हैं, जिनमें 7 तारे मौजूद हैं, ये किसका हिस्सा माने जाते हैं, किसका एक भाग माने जाते हैं। तो आप बताएंगे कि उर्सा मेजर और बिग बियर का एक भाग माने जाते हैं। इसके बाद में प्राचीन काल से ही ध्रुव तारे का उपयोग दिशा के निर्धारण के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दिशा को ज्ञात करने के लिए हम ध्रुव तारे का प्रयोग करते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के 7 तारों को मिलाते हुए एक रेखा को उत्तर दिशा की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारा यानी पोलर को इंगित करता है। तो देखिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इन 7 को हम क्या कर रहे हैं साहब, इस तरह से इन्हें मिला रहे हैं, और मिलाने के बाद अगर एक रेखा को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं उत्तर दिशा की ओर, तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पर पोलरिस प्राप्त हो रहा है, जिसको ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, ध्रुव तारे को पोलरिस या पोल स्टार या नॉर्थ स्टार या लोडे स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्रुव तारे के अन्य नाम क्या हैं, या इनमें से कोई आपको नाम दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि पोलारिस किसका नाम है, आपको पूछा जाए नॉर्थ स्टार किसका नाम है, आपको पूछा जाए लोडे स्टार किसका नाम है, या आपको पूछा जा सकता है कि पोलिस स्टार किसका नाम है। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है और आपको कहा जा सकता है कि बताइए इनमें से ये नाम कौन से तारे का या कौन से स्टार का। तो आप बताएंगे ये और कुछ नहीं, ये हमारा ध्रुव तारा यानी पोलर स्टार ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आता है ग्रह और उपग्रह से और उनकी परिभाषा से। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें तो ग्रह क्या होते हैं, वो खगोलीय पिंड जो तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, यानी प्लैनेट कहलाते हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में बात करें तो हमारा सोलर सिस्टम, ये यहां पर हमारा सन है, सूर्य है, और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, शनि, सैटर्न, अरुण और वरुण, ये सभी के सभी क्या हैं, मौजूद हैं। और ये क्या करते हैं, ये केवल इनके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। आई बात समझ में। और इसी को हम क्या क्या कहलाते हैं, इसको हम प्लैनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो प्लैनेट की विशेषता क्या है कि प्लैनेट किसी भी सिस्टम में या किसी भी सोलर सिस्टम में एक तारे के इर्द गिर्द चारों ओर क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा, चक्कर लगाएगा। तो अगर कोई भी किसी तारे के इर्द गिर्द चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्लैनेट कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी, उदाहरण के तौर पर अगर आप चंद्रमा के बारे में बात करें तो चंद्रमा की खुद की लाइट थोड़ी है, किसकी वजह से चमकता है, सूर्य की वजह से चमकता है वो। अगर हम बात करें तो कुछ ग्रह कभी बहुत चमकीले भी दिखाई दे सकते हैं। ये शब्द ग्रीक शब्द यानी प्लैनेल के से बना है, जिसका अर्थ है चक्कर लगाने वाला या परिभ्रमक। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आखिर ग्रह जो शब्द है यानी प्लैनेट जो वर्ड है वो कहां से आया। तो आप क्या बताएंगे कि प्लैनेट वर्ड कहां से आया साहब। तो प्लैनेट वर्ड आया है, एक सेकेंड, प्लैनेट जो वर्ड आया है वो कहां से आया, एक ग्रीक लैंग्वेज यानी ग्रीक भाषा से आया है। इसको प्लैनेटल के नाम से जाना जाता है। और प्लैनेटल का मतलब क्या होता है, प्लेटरम का मतलब होता है चक्कर लगाने वाला या परिभ्रमक। ठीक है, लगातार घूमने वाला, किसी की परिक्रमा करने वाला क्या कहलाता है साहब, परिभ्रमक कहलाता है, या इसको हम ग्रह या प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है,
हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह एक इलेप्टिकल पथ में यानी दीर्घवृत्ताकार में पथ में चक्कर लगाते हैं। यानी ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो तारों यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकते और ये प्रकाश का उत्सर्जन भी नहीं कर सकते, ठीक है, बल्कि ये तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य ना हो तो हमारे पृथ्वी तक प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। अब बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में यानी उपग्रह के बारे में। सैटेलाइट कौन होते हैं? सैटेलाइट होते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाने वाले पिंड होते हैं, यानी ऐसे पिंड जो कि क्या करें, ग्रहों के चक्कर लगाएं, उनको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सूर्य क्या है? एक तारा है, उस तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है, और इस प्लैनेट के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है उसे क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, उपग्रह कहते हैं। अब देखो, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन क्या है भाई? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम किस प्रकार होता है? सूर्य के सबसे पास में कौन है? बुध है, फिर कौन है? शुक्र है, फिर कौन है? पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर जुपिटर यानी बृहस्पति, फिर सैटर्न यानी शनि, फिर अरुण है और फिर वरुण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा प्लैनेट है जो सूर्य के सबसे निकट पाया जाता है, तो आप बताएंगे कौन सा है? जुपिटर है, सॉरी बुध है। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सा प्लैनेट है जो सूर्य से सबसे दूर है, तो आप बताएंगे वो कौन सा है? वरुण है। ठीक है, अगर हम महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात करें तो जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होता है उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्ष वेग उतना ही अधिक होता है और उसका आवर्त का रेवोल्यूशन पीरियड उतना ही कम होता है। देखिए, समझने वाली बात समझिए, जो सूर्य के बहुत नजदीक है वो चक्कर जल्दी लगा देगा। आई बात समझ में भाई? जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि ये कोई स्तंभ है और आप इस स्तंभ के चारों ओर चक्कर लगाना चाहते हैं, तो अगर आप चक्कर यहां लगाएंगे ऐसे, तो क्या होगा? इस जगह पर चक्कर आसानी से लग जाएगा और जितना आप चक्कर बड़ा करते रहेंगे, दूर से लगाते रहेंगे, उतनी क्या होगा? उतना ही उसका जो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो सेम चीज यहां पर है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से उसका रेवोल्यूशन पीरियड यानी अगर हम बात करें आवर्तकाल क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। यानी बुध का आवर्तकाल 88 दिन का है जबकि वरुण का आवर्तकाल 164 वर्ष है। कहने का मतलब यह है कि बुध सूर्य का चक्कर पूरे कंप्लीट, जैसे अगर हम लोग बात करें कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन के अंदर, यानी लगभग 1 साल लगता है उसको चक्कर लगाने में, ऐसे ही बुध 88 दिनों के अंदर सूर्य का पूरा चक्कर लगा देता है। जबकि अगर मैं बात करूं वरुण के बारे में, तो वरुण एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? लगभग 164 वर्ष में जाकर एक चक्कर लगाता है। यह भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनर प्लैनेट के बारे में, तो इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं? इनर प्लैनेट है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ठीक है, बाहरी आउटर प्लैनेट कौन कौन से हैं? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। इन सबको बाहरी प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर ग्रहों के आकार यानी ऑर्डर ऑफ प्लैनेट बाय साइज, तो देखिए सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर है सबसे बड़ा, फिर कौन है? सैटर्न है, फिर यूरेनस है। ठीक है, उसके बाद में आता है साहब वरुण, उसके बाद आता है अर्थ पृथ्वी, फिर आता है शुक्र, फिर आता है मार्स और फिर आता है बुध यानी मरकरी। तो आप कहेंगे कि सबसे छोटा प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम में वो कौन है? बुध है यानी मरकरी है, और सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर यानी बृहस्पति सबसे बड़ा माना जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब बात करते हैं सूर्य के बारे में, सन के बारे में। सूर्य पृथ्वी से औसतन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सबसे कम दूरी उपसौर यानी 14.70 किलोमीटर है और सबसे अधिक दूरी को अपसौर कहते हैं, ये 15.21 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो आप बात करें यहां पर कि सूर्य पृथ्वी से लगभग लगभग कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसके बावजूद इतनी गर्मी है। आप सोचो अगर पास होता तो हमारा क्या हाल होता। अब अगर हम बात करें तो सूर्य की संरचना और विशेषताएं, सूर्य वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से विद्यमान है। यहां पर पाया जाने वाला हाइड्रोजन गैस 71% है और यहां पाई जाने वाली हीलियम गैस 26% होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? वो नाभिकीय संलयन है यानी न्यूक्लियर फ्यूजन है। भाई दो चीजें होती है, एक होती है न्यूक्लियर फिजन, एक होती है फ्यूजन।
फिजन में क्या होता है, फिजन में चीजें जो है वो टूटती हैं, बिखरती हैं, और फ्यूजन में चीजें जुड़ती हैं। ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन हो रहा है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन वीनस यानी शुक्र जो है और अरुण यानी यूरेनस, ये दोनों अपवाद हैं। ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपके साइंस में भी पूछा जा सकता है और ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है। ये दोनों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या क्या पूछा जा सकता है कि भाई वो कौन है जो सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, सब लगाते हैं, और वो कौन सा है जो अपवाद है। तो आप बताएंगे कौन सा अपवाद है। एक तो वीनस अपवाद है और वो एक यूरेनस अपवाद है। ये दोनों कहां लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। इस विशेष परिक्रमण दिशा के कारण शुक्र और अरुण की सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है, जो अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टा है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन से दो ग्रह होते हैं जो पृथ्वी के तुलना में, पृथ्वी के कंपेयर में उनका सूर्य अस्त और सूर्य उदय उल्टा होता है। तो आप बताएंगे कौन कौन है। एक तो वीनस है, एक यूरेनस है, यानी एक शुक्र ग्रह है और एक अरुण ग्रह है। इन दोनों के अंदर अगर बात की जाए तो इन दोनों के सूर्य उदय कहां से होता है, पूर्व पश्चिम से होता है, और सूर्यास्त कहां पर होता है, ये पूरब में जाकर होता है। ठीक है, तो ये उल्टे चलते हैं बिल्कुल पूर्ण रूप से। ठीक है साहब, चलिए आगे बात करते हैं मरकरी के बारे में, यानी बुध के बारे में। ठीक है, ये सूर्य से सबसे निकट वाला ग्रह है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। ये सूर्य उदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद क्षितिज के पास देखा जा सकता है। ठीक है, क्षितिज रेखा के पास में आप देख सकते हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप कब कब देख सकते हैं इसको, या तो सूर्य उदय से पहले देख सकते हैं या सूर्यास्त के ठीक बाद ये आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, अतः यहां पर जीवन संभव नहीं है। तो यहां पर जीवन नहीं पाया जाता है। इसके बाद में ये सूर्य का चक्कर सबसे तेज गति से लगाने वाला ग्रह है। बुध का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा मौजूद नहीं है। हालांकि इस पर मैरिनर 10 नामक एक कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था। ठीक है, तो पहले से पहले नासा ने अंतरिक्ष यान से मैरिनर 10 नाम का उपग्रह भेजा था, जो 1974-75 में इसने बुध की यात्रा करी और वहां की विस्तृत जानकारी दी। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए बुध की जानकारी कौन से उपग्रह के द्वारा दी गई थी। तो आप बताएंगे उसका नाम क्या था, मैरिनर 10 था। और किसने भेजा था, नासा ने भेजा था। कब भेजा था, 1974 और 1975 के अंदर भेजा था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इलेप्टिकल में ये सबसे जो है वो जल्दी या सबसे पास या सबसे निकट पाया जाने वाला जो है वो ग्रह है। ये क्रम में सूर्य का पहला ग्रह है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 5.79 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास 4879 किलोमीटर है। इसका आवर्त काल यानी परिक्रमा 88 दिन की होती है। इसके अलावा इसका घूर्णन काल, अपनी दूरी पर जो घूमता है, जो रोटेशन करता है, वो 59 दिन का होता है। यहां पर तापमान दिन में लगभग 430 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रात में लगभग -180 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यह भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है वीनस यानी शुक्र। शुक्र को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है और सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहा जा सकता है। ये पृथ्वी की बहन यानी अर्थ ट्विन भी कहलाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा प्लैनेट है, वो कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की बहन का नाम दिया जाता है, या सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है, या ट्विन कहा जाता है। ये रात के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। ये सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। शुक्र और बुध को पृथ्वी व सूर्य के मध्य का यानी अंतर ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे अक्सर सुबह या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये वास्तव में एक तारा नहीं बल्कि एक ग्रह है। इसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा मौजूद नहीं है। शुक्र अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अधिकांश पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी अलग है। ठीक है, तो इसकी रोटेशन कहां है, इसकी रोटेशन पूर्व से पश्चिम है, बाकी की ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ये सूर्य से दूसरा ग्रह है। इसकी दूरी सूर्य से लगभग 10.82 करोड़ किलोमीटर है। इसके अलावा इसका व्यास 12,104 किलोमीटर का है। यह अपनी परिक्रमा 224.7 दिन में पूरी करता है
और अपना रोटेशन 243 पृथ्वी के दिन से एक दिन सूर्य पर एक वर्ष से भी अधिक माना जाता है या लंबा माना जाता है। यहां पर तापमान लगभग 465 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन नापा गया है। अगला अगर हम देखें तो तीसरा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है और ये आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ये पूरे सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी को नीला यानी ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के 71 पार्ट पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ये ध्रुव थोड़ी चपटी है, इसीलिए इसके आकार यानी भू आप ज्योइड को वर्णित किया जा सकता है। पृथ्वी का केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा यानी मून है। पृथ्वी का औसतन व्यास 12,700 किलोमीटर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर अपने एक्सिस पर 23 अपॉन हाफ या 23 सही हाफ झुकी हुई है, डिग्री झुकी हुई है, जबकि ये अपने कक्ष के साथ 66 हाफ यानी 66 हाफ या 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, 365 5 घंटे और 45 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी की परिक्रमा रेवोल्यूशन के चाल लगभग 29.8 किलोमीटर पर सेकंड है। पृथ्वी का रोटेशन जो है वो 24 घंटे का होता है, इसलिए हमारे 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात रहती है या उनमें अप एंड डाउन चलते रहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी में परिक्रमण चाल लगभग 1670 किलोमीटर पर घंटे है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में मौजूद ओजोन लेयर पाई जाती है जो एक सुरक्षात्मक यानी आवरण का काम करती है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को बचा लेती है। और अब परिक्रमण पर अक्ष के झुकाव के कारण पृथ्वी की रोटेशन बदलती रहती है और पृथ्वी अपनी दूरी पर चेंज होती रहती है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है, आकार में पांचवा, सर्वाधिक घनत्व वाला, 71% पर जल पाया जाता है। प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है और इसका व्यास लगभग 12,700 किलोमीटर होता है, इसीलिए इसको शुक्र की बहन कहा जाता है, वीनस की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की कक्षा अगर हम देखें तो यहां पर 3 जनवरी को हम सूर्य से उपसौर यानी सबसे नजदीक होते हैं और 4 जुलाई को यहां पर हम सबसे दूर पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऋतुएं, सीजन, दिन रात का कारण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना दिन रात का कारण है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की वजह से अपने अक्ष को, अपने एक्सिस को चेंज करता रहना क्या करता है, सीजन्स बनाता है। ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें तो उसके बाद आता है मार्स। ये लो ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से थोड़ा लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह जिनका नाम फोबोस और डिमोस है। ये निक्स ओलंपिया मंगल पर स्थित एक पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि निक्स ओलंपिया कहां पाया जाता है, तो आप बताएंगे कहां पाया जाता है, मार्स यानी मंगल ग्रह पर पाया जाता है। इसे रोमन युद्ध का देवता यानी रोमन गॉड ऑफ वॉर के रूप में भी जाना जाता है। मंगल के दो उपग्रह मौजूद है, एक का नाम फोबोस है, एक का नाम डिमोस है। ये आकार में बड़ा है, अनियमित आकार का है, मंगल के बहुत पास है, एक दिन में 3 बार उदय अस्त होता है। ये आकार में छोटा है, अधिक दूर है, धीमी गति से घूमता है और दिन में एक बार ही अस्त या होता है। मंगल के मुख्य क्रम में सूर्य से चौथा है। औसत दूरी सूर्य से 22.79 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास 6,779 किलोमीटर है। इसका आवर्तकाल लगभग 687 दिन का होता है। ये घूर्णन 24 घंटे 37 मिनट में पूरा करता है। यहाँ तापमान लगभग -63 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास में औसतन रहता है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 0.38 ज्यादा है। ठीक है। अगर हम यहां देखें, देखिए निक्स ओलंपिया कुछ इस प्रकार का आपको पर्वत नजर आता है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8.8 किलोमीटर है, जबकि ये 21 से 26 किलोमीटर ऊंचाई का पर्वत माना गया है। इसके बाद है जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। इसका द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से लगभग 318 गुना ज्यादा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जुपिटर के बारे में देखिए क्या है, इसमें लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती है। मतलब कितना बड़ा है कि सब 1300 पृथ्वी आकर इसमें घुस सकती है। ये अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है। इसका घूर्णन काल 10 घंटे का है। बृहस्पति में 79 उपग्रहों में से एक उपग्रह गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो सूर्य से औसत दूरी 77.78 करोड़ किलोमीटर है। इसके अलावा इसका जो परिक्रमण काल है वो लगभग 12 वर्ष के आसपास का यानी 11.86 वर्ष का आसपास का है। इसका व्यास 1,39,820 किलोमीटर है।
इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 318 गुना ज्यादा है। इसका घूर्णन काल लगभग 10 घंटे का है। तापमान यहां पर -110 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और यहां पर जो उपग्रह इसके हैं वो कितने 79 है। इनमें कुछ उपग्रह ओयो, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो है। तो गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बुध ग्रह से भी ज्यादा बड़ा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सैटर्न यानी शनि। एनसीईआरटी के अनुसार शनि रंग में पीला दिखाई देता है। शनि ग्रह की पीली आकृति अमोनिया आईएस क्रिस्टल की होती है। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है और इसका घनत्व जल से भी कम है। ये अपने छल्ले यानी रिंग्स की वजह से बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसमें 7 मुख्य वलय यानी रिंग पाई जाती है, इसीलिए इसको एक रिंग प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 274 प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ रिंग्स दे रखी है। यहाँ पर डी रिंग है, सी रिंग है, बी है, ए है, एफ है, जी है और ई रिंग है। ठीक है, सूर्य से इसकी जो दूरी है लगभग 142.7 करोड़ किलोमीटर है। इसकी जो परिक्रमण काल है वो 29.46 वर्ष का है। इसके अलावा इसका व्यास 1,16,460 किलोमीटर है, जो ये पृथ्वी से लगभग 95 गुना बड़ा है। घूर्णन काल 10 घंटे 33 मिनट का है। यहाँ का तापमान 139 डिग्री रहता है और यहाँ पर 274 इनके खुद के उपग्रह पाए जाते हैं। तो देखिए, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य हैं जो हमें याद करने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बात करते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण इसे ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा प्लैनेट है जिसको ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। आप कहते हैं यूरेनस ग्रीन प्लैनेट है। ये शुक्र की तरह यूरेनस भी पूर्व से पश्चिमी की ओर घूमता है। इसको हिंदी में अरुण कहते हैं ना, अरुण वरुण यम। इसकी खोज 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। इसके 27 उपग्रह हैं। यूरेनस शनि के समान इसमें वलय पाई जाती है। इसे बगल ग्रह यानी प्लैनेट ऑफ इट्स साइड कहा जाता है। इसके अलावा क्योंकि ये अपनी धुरी पर बहुत अधिक झुका हुआ है, इसलिए ये पहला ग्रह जिसे दूरबीन यानी टेलीस्कोप से खोजा गया था। मीथेन गैस सूर्य के लाल प्रकाश को अवशोषित करती है और हरे को क्या करती है, बाहर निकालती है, इसलिए ये हरा दिखाई देता है। हरा ये गैसीय ग्रह है और बर्फीले दानव यानी आइस ग्लैंड वर्ग का सदस्य है। इसकी दूरी 98 डिग्री के आसपास है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस सूर्य से 28.69 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका परिक्रमण काल 84 वर्ष का है। इसका व्यास 50,724 किलोमीटर का है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक है। इसका घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट का है। यहाँ तापमान -224 रहता है। यहाँ पर 27 उपग्रह हैं और इनमें रिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसके उपग्रह टाइटेनिया, ओबरॉन, एब्रियल, एरियल और मिरांडा है। तो ये सारे के सारे इसके उपग्रह माने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेपच्यून के बारे में यानी वरुण के बारे में। ये सबसे ठंडा और सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है। इसके 14 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज जोहान गॉले ने की थी। ये एक आइस जॉइंट है। यहाँ सबसे तेज हवाएं चलती हैं। यहाँ पर लगभग 2100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। ये सौर मंडल का सबसे तेज हवा चलने वाला ग्रह माना जाता है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 449.84 करोड़ किलोमीटर है। इसका परिक्रमण काल 164.8 वर्ष का होता है। इसका व्यास लगभग 49224 यानी यहां पर 49,244 किलोमीटर है। ये पृथ्वी से 17.2 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाला है। घूर्णन काल में ये 16 घंटे 7 मिनट लगाता है। यहाँ का तापमान -201 होता है। इसके 14 उपग्रह हैं और मुख्य उपग्रह ट्राइटन माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आइस जॉइंट पाया जाता है, क्योंकि ये वरुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण मुख्य रूप से बर्फ, पानी, मीथेन या अमोनिया, हाइड्रोजन और हीलियम से भी हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात की जाए तो पृथ्वी के अलावा भी देखिए आप कितने सारे ऐसे ग्रह हैं जहां पर कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर तो चंद्रमा का अगर हम अध्ययन करें तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। इसे याद कर लीजिएगा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27.3 दिन में पूरा कर लेता है। इसको साइडियल पथ यानी साइडियल मंथ कहा जाता है। इसके अलावा चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक यानी नेचुरल सैटेलाइट माना जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी की चट्टान और रेथुले से बनी हुई है। यहां पर ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में लगभग 1.6 होती है। यानी अगर मैं पृथ्वी की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानूं
तो ये उसका छठा भाग यहां पर चंद्रमा पर होगा। चंद्रमा के फेज यानी चरण 29.5 दिन के अंतराल में बदल जाते हैं। अब कुछ फैक्ट देखते हैं ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में। बोने ग्रह सौरमंडल में समान ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण ग्रह नहीं माना जाता क्योंकि उनका क्षेत्र पर्याप्त रूप से साफ नहीं है। सौरमंडल में 5 बोने ग्रह पाए जाते हैं। देखिए ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कितने ड्वार्फ प्लैनेट यानी बोने ग्रह पाए जाते हैं। यहां पर कौन सा है? प्लूटो है, इसके बाद सीरियस है, एरिस है, होमिया है, मैकमैक है। ठीक है, इसके अलावा पहले प्लूटो एक ग्रह माना जाता था। उस समय सौरमंडल में 9 ग्रह होते थे, पर अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रो यूनियन ने 2006 में प्लूटो सहित कुछ खगोलीय पिंडों को नई परिभाषा के आधार पर बोने प्लैनेट यानी ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो घोषित कर दिया था। इसीलिए मैंने कहा ना, एक तो स्टेबल नहीं है, ऊपर से छोटा है, बोना है, इसीलिए इसको भी ग्रह नहीं बोला जाता। अब देखिए अगर हम बात करें धूमकेतु के बारे में, जिसको कॉमेट कहते हैं या पुच्छल तारा कहते हैं, ये क्या होता है? धूमकेतु को अक्सर गंदा बर्फ का गोला यानी डर्टी स्नोबॉल कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से बर्फ और धूल शामिल होती है। ये सूर्य के चारों ओर एक पैराबोलिक पथ पर चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत होती है। जब धूमकेतु सूर्य के करीब आता है तो नाभिक न्यूक्लियस की बर्फ गर्म होकर गैस और धूल में बदलने लगती है। इससे उसकी पूंछ का निर्माण हो जाता है। हेली धूमकेतु यानी हेली कॉमेट एक प्रसिद्ध धूमकेतु है जो लगभग 76 वर्ष में दिखाई देता है। हेली धूमकेतु पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था। तो देखो क्या है, यहां पर इसका न्यूक्लियस है, जब भी सूर्य के पास आएगा तो गैस की वजह से ये क्या होगा, चमकने लगेगा और पूंछ बना देगा, टेल बना देगा। ठीक है, इसकी जो शेप, जिसका जो आकार होता है वो पैराबोलिक पथ होता है। इसके अलावा ये 76 ईयर्स में एक बार दिखाई देता है, तो 1986 में एक बार दिखाई दे चुका है। इसके बाद में एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होती है? एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर ग्रहों के कक्षाओं के बीच का एक क्षेत्र है। ठीक है, ये मार्स है और ये जुपिटर है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस बेल्ट में हजारों चट्टाने यानी रॉकी ऑब्जेक्ट हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका आकार छोटा धूल के कण को लेकर हो सकता है, या कहने का मतलब है कि छोटी छोटी चट्टाने हैं, धूल के कण हैं, जो कि कहां पाए जाते हैं? जुपिटर और मार्स के बीच में पाए जाते हैं। और ये लगातार क्या होते हैं? ये लगातार वहां पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो मिटियोराइट के बारे में बात करेंगे, उल्का पिंड के बारे में। ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें अक्सर टूटता तारा कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना, चलो भाई टूटता तारा है, विश मांग लो, मतलब फालतू की बात देखा जाए तो। है क्या ये? उल्का पिंड यानी मिटेरॉइड कहा जाता है। जब ये पृथ्वी और वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के घर्षण के कारण गर्म होकर जलने लग जाते हैं और इसे उल्का पिंड कहते हैं। कई बार पूरी तरह से नहीं जल पाते, इनका कुछ हिस्सा पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है, ये उल्का पिंड कहलाते हैं। वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले इनको मिटेरॉइड कहा जाता है, वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद इनको मिटियोर कहा जाता है और पृथ्वी पर पहुंचने के बाद इनको मिटोराइट कहा जाता है। देखो 3 वर्ड हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कौन कौन से? कि जब तक ये पृथ्वी पर प्रवेश नहीं करेंगे वायुमंडल में, इनको क्या कहा जाएगा? मिटेरॉइड कहा जाएगा। अगर प्रवेश कर लेंगे तो इनको क्या कहा जाएगा? मिटियोर कहा जाएगा। और पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा? मिटेराइट कहा जाएगा। ठीक है, तो उल्कीय पिंड अंतरिक्ष में घूमने वाला पत्थर का टुकड़ा है। वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले मिटेरॉइड, फिर बन जाता है ये उल्का, मिटियोर, जब ये जलने लगता है, और जब ये पृथ्वी पर आकर रुक जाता है तो ये बन जाता है उल्का पिंड यानी मिटेरॉइड बन जाता है। तीनों अवस्थाएं दे रखी है, अंतरिक्ष में घूम रहा है मिटेरॉइड, आकर जलने लगा मिटियोर, जब आकर जलकर टुकड़ा कहीं गिर जाता है तो इसको क्या कहते हैं? मिटेरॉइड के नाम से जाना जाता है। 3 वर्ड है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो क्यूपर बेल्ट होती है। क्यूपर बेल्ट क्या है? क्यूपर बेल्ट हजारों छोटे छोटे पिंड का एक क्षेत्र है जो कि ग्रहों के बाहर, कक्षाओं के बाहर मौजूद है। क्यूपर बेल्ट पर मौजूद वस्तुओं पर बर्फ, अमोनिया, पानी और मीथेन पाए जाते हैं। प्लूटो सहित बोने ग्रह पर बर्फीले पिंड इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लूटो है, होमिया है, मैकमैक है, सीरस है, एरिस है। ठीक है, ये सभी के सभी। अगर हम बात करें आकाश गंगा के बारे में यानी मिल्की वे के बारे में, तो मिल्की वे, हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है। इसको मंदाकिनी भी कहते हैं। इसका आकार स्पाइरल यानी सर्पिलाकार होता है। ये 100 बिलियन से अधिक तारों का इसमें अनुमान लगाया जाता है जो अपने केंद्र की ओर परिक्रमा करते हैं। हमारे सबसे नजदीक की आकाश गंगा एंड्रोमेटा है।
इसके बाद ओराइन के बारे में बात करते हैं। ओराइन आकाश की एक शिकारी जैसी दिखाई देने वाली तारामंडल है जिसमें 7 से 8 तारे दिखाई देते हैं। इसके ऊपरी भाग में 3 तारे क्या बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए चतुर्भुज बना रहे हैं। इसके बाद बीच के 3 तारे एक सीधी रेखा में दिखाई देते हैं। देखिए इस तरह से ओराइन बेल्ट कहा जाता है। बेल्ट के 3 तारे पूर्व की ओर जाने वाली दिशा बताते हैं। इसी क्षेत्र में चमकीला तारा सीरियस भी है, आकाश का सबसे चमकीला तारा माना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो बेटल ज्यूस है, ओराइन बेल्ट कहते हैं इसको, इस वाले हिस्से को। ठीक है, और ये बेलेट्रिक्स है ये वाला। और ये जो तारा है इसको क्या कहते हैं, सीरियस तारा कहते हैं, जो रात में सबसे ज्यादा तेज चमकने वाले तारों में से दिखाई देता है। मिल्की वे की विशेषता अगर हम देखें तो 100 बिलियन से अधिक तारे यहां पर मौजूद हैं। इनका व्यास लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 10 लाख से भी अधिक है। सबसे नजदीकी आकाशगंगा जो हमें दिखाई दे सकती है वो एंड्रोमेडा है। ठीक है, ओराइन की विशेषता मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है। इस प्रकार से हम आज सौर मंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सौर मंडल हम लोगों ने पढ़ लिया, नासा का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया, पीएसएलवी जीएसएलवी का इंट्रोडक्शन ले लिया। अगली क्लास में हम लोग सॉरी मैं माफी चाहूंगा, इसरो का हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, जीएसएलवी और पीएसएलवी के बारे में हम लोगों ने यहां पर बता दिया। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इसरो में बनने वाले हर एक प्रक्षेपण यान के बारे में, यानी हर एक लॉन्च व्हीकल के बारे में हम लोग बात करेंगे। जब लॉन्च व्हीकल हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। इस तरह से हमारी इसरो सीरीज लगातार चलती रहेगी और जब इसरो सीरीज खत्म हो जाएगी तब एक लगभग 100 प्रश्न की एक मैराथन क्लास करेंगे और पूरी इसरो सीरीज के प्रश्नों को देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ज्यादा ज्यादा चैनल को आगे पहुंचाते रहिए और वीडियो को प्यार लुटाते रहिए। थैंक यू सो मच।